हेलो गाइस, ये सेकंड पार्ट है हमारा एलाइट i20 डीजल मेजर सर्विस सीरीज़ का। एंड पिछले वीडियो में आपने देखा कि हमने गाड़ी में क्या क्या काम कर लिया था। ईजीआर एंड मैनीफोल्ड की वॉशिंग हो चुकी थी और इंजन माउंटिंग हमें कहीं भी नहीं मिल रही थी, तो वो चीज़ मैं नेक्स्ट डे जाकर ले आया था। वो मुझे CI हुंडई भोपाल में मिली, तो वो थोड़ा सा दूर है, मेरे घर से 12 किलोमीटर है, इसलिए मैं थोड़ा सा वर्कशॉप पहुँचने में थोड़ा सा लेट हो गया था। तो अभी डे 2 है गाइस और फाइनली इंजन माउंटिंग में लेकर आ चुका हूँ। एक मुझे सैटर्न मूवीज़ से मिली जो कि बंद हो चुका है, बट उनने मुझे दे दी। ये वाली मुझे CI हुंडई भोपाल से मिली और ये वाली मुझे मिली है सैटर्न मूवीज़ से, जो कि बंद हो चुका है, लेकिन कुछ कुछ पार्ट्स वो दे देते हैं अगर आप जाओ तो। एंड मैं जब तक आया हूँ भैया ने AGR एंड मैनीफोल्ड भी फिट कर दिया है। एंड अभी टाइम 1:16 हो रहा है एंड भैया ने अभी इंजन माउंटिंग लगाना भी स्टार्ट कर दिया है। तो भैया ने माउंटिंग लगाना स्टार्ट कर दिया है एंड भैया सबसे पहले लगा रहे हैं हमारे गियर बॉक्स साइड का माउंटिंग, क्योंकि वो हमने कल गियर बॉक्स का काम किया था तो वैसे ही खुला छोड़ दिया था। एंड उसके बाद भैया खोल रहे हैं हाइड्रोलिक माउंटिंग। हाइड्रोलिक माउंटिंग खुलने के बाद भैया हाइड्रोलिक माउंटिंग भी चेंज करेंगे। एंड अभी आप जो चीज़ देख रहे हो वही है हाइड्रोलिक माउंटिंग। इसमें ऑयल रहता है जिसकी वजह से ये इंजन का वाइब्रेशन कम करती है और सबसे मेन माउंटिंग यही होती है, क्योंकि यही माउंटिंग जो होती है वो इंजन की वाइब्रेशन को कंट्रोल करती है और कैबिन तक पहुंचने से रोकती है। एंड हमारा इंटरकूलर भी क्लीन होके आ चुका है। मेनली इंटरकूलर में थोड़ा सा ऑयल आ जाता है, तो वही हमने क्लीन करवाया है एंड भैया ने लगा दिया है। अभी भैया ने हमारी गाड़ी के कंट्रोल आर्म, जिसको हम फ्रंट आर्म बोलते हैं, वो चेंज करना स्टार्ट कर दिया है। उसके बाद भैया ने स्टीयरिंग रैक भी खोल लिया है। स्टीयरिंग रैक भी भैया चेंज करेंगे एंड लिंक रॉड भी भैया चेंज करेंगे। एंड ये सारी चीज़ें कंबाइन करके ही गाड़ी को एक स्मूथ परफॉर्मेंस देंगी। जब तक हमारा ये वाला काम चल रहा है तब तक भैया ने हमारा एयर फिल्टर मॉड्यूल खोल लिया है, ताकि उसको अच्छे से क्लीन करके एंड उसमें एयर फिल्टर लगा सकें, जिसमें बहुत ज़्यादा डस्ट थी। मैं अभी आपको दिखा भी देता हूँ कि कितनी ज़्यादा डस्ट थी उसमें। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये सारी डस्ट है जो कि इंजन की परफॉर्मेंस को डाउन कर देती है। एंड अभी हमने ये चेंज कर दिया है, तो होपफुली अब इंजन अच्छा परफॉर्म करेगा, क्योंकि आप देखिए इसमें कितनी सारी डस्ट है। अभी आप जितना भी सामान देख रहे हैं ये सारी चीज़ें हमारी गाड़ी में चेंज हुआ है, जिसमें सारी चीज़ें रखी हुई हैं एंड बाकी चीज़ें क्लीन हो रही हैं। सस्पेंशन भी निकल चुका है। एंड ये जो आप पार्ट देख रहे हैं ये हमारा डीजल फिल्टर है, जो कि हम हर सर्विस पे चेंज कराते ही हैं, तो हमने इस बार भी चेंज कराया है। तो हमें एक प्रॉब्लम और फेस करनी पड़ी कि हमारा जो इंजन ऑयल है वो बहुत ज़्यादा थिक निकला, और भैया ने हमें रिकमेंड किया कि इंजन ऑयल थिक निकला है तो आप एक काम करो, आप एक नॉर्मल ग्रेड का कैस्ट्रॉल का ये ऑयल डलवा लो सिंथेटिक में ही, और उसको 5000 किलोमीटर चलवाने के बाद ड्रेन कर दो। तो उससे क्या होगा कि आपका जो इंजन में जो भी स्लज और जो भी गंदगी होगी वो सारी 5000 किलोमीटर के बाद निकल जाएगी। उसके बाद आप फुल्ली सिंथेटिक ऑयल डलवा कर उसको 10,000 किलोमीटर चला लेना। तो हमने भैया की बात मान के हमने एक नॉर्मल ग्रेड का ऑयल डलवा लिया, और फिर उसके बाद 5000 किलोमीटर जब गाड़ी चल जाएगी तो हम उसको ड्रेन करवा देंगे। तो अभी हमें भैया ने थोड़ा सा रिकमेंड किया है कि हमारी गाड़ी 5000 किलोमीटर ज़्यादा चल चुकी है, तो भैया ने बोला है कि कैस्ट्रोल का GTX 5W30 डलवाओ आप फुल्ली सिंथेटिक। एंड 5000 किलोमीटर चलाने के बाद इस ऑयल को निकलवा के आप जो ऑयल डलवाते हो, जो कंपनी ने रिकमेंड किया है कैस्ट्रोल का, वो ग्रेड का ऑयल डलवा लेना। एंड भैया ने इसमें रेडिएटर के लिए कूलेंट चूज़ किया है कैस्ट्रोल का रेडी कूल। एंड ये पिछली बार भी मैंने डलवाया था, तो ये काफ़ी अच्छा कूलेंट है। जब तक भैया हमारी नॉर्मल सर्विस कर रहे थे तो इन भैया ने हमारे आगे के फ्रंट बुशिंग का सारा काम कंप्लीट कर दिया है। इन्हें हमारे स्टीयरिंग रैक लगा दिया है एंड लिंक रॉड भी लगा दिया है एंड फ्रंट ड्राइव आर्म भी लगा दिया है। तो अभी बस बोल्ट टाइट करना बचा हुआ है एंड इसको फिट करना बचा हुआ है। तो जैसे ये सारे बोल्ट्स टाइट हो जाएंगे तो सबसे पहली चीज़ भैया इसी को फिट करेंगे। तो भैया ने जो भी बुशिंग से रिलेटेड काम था सारी चीज़ें चेंज कर दी थी और सारी चीज़ें फिट होना स्टार्ट हो चुकी थी। और इसमें हमारा मेजरली लिंक रॉड चेंज हुआ था, रबर बुशिंग जितनी भी थी वो सारी चीज़ें चेंज हुई थी, स्टीयरिंग रैक हमारा चेंज हुआ था, फ्रंट आर्म जो था वो सारी चीज़ें हमारी चेंज हुई थी, फ्रंट आर्म दोनों साइड के, और सस्पेंशन की भी हमारी रबर बुशिंग चेंज होना स्टार्ट हो चुकी थी। बस इन सारी चीज़ों को गाड़ी में फिट करना बाकी था और एक एक करके भैया ने सारी चीज़ें फिट करना स्टार्ट कर भी दिया था। तो मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि भैया ने कैसे कैसे फिटिंग स्टार्ट कर दी थी इन सारी चीज़ों को। तो हमारी फ्रंट बुशिंग का जो भी पार्ट था वो पूरा फिट हो चुका है एंड सारे स्क्रूज टाइट हो चुके हैं। एंड अभी हमारे सस्पेंशन का काम स्टार्ट होगा, तो भैया अभी सस्पेंशन का काम ही स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि आपने वीडियो में देखा होगा कि हमारा वी बेल्ट भी क्रैक निकला है, और वी बेल्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कार के इंजन में, क्योंकि वी बेल्ट से ही हमारा अल्टरनेटर चलता है जो हमारी कार की बैटरी चार्ज करता है। एंड AC कंप्रेसर भी वी बेल्ट की वजह से ही घूमता है, जिसकी वजह से AC कंप्रेसर चलता है। तो वी बेल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है।
तो हमने रिस्क ना लेते हुए वी बेल्ट भी चेंज करा लिया, क्योंकि वी बेल्ट पे क्रैक था और वो 10,000-20,000 किलोमीटर चलने के बाद हमें पता भी नहीं चलता कब टूट जाता है। इसलिए हमने सेफर साइड वी बेल्ट भी चेंज करा लिया, क्योंकि बहुत सस्ता पार्ट होता है, कुछ 200-300 रुपये में वो पार्ट मिल जाता है। बट सबको अपनी गाड़ी में वो चीज़ चेक करनी चाहिए, क्योंकि अगर एक बार वी बेल्ट टूटा तो आपकी बैटरी चार्ज होना बिल्कुल बंद हो जाएगी, और कहीं अगर गलती से भी आप रुक गए तो आपकी गाड़ी चालू ही नहीं होगी। तो वी बेल्ट का बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वी बेल्ट से ही एसी चलती है और वी बेल्ट से ही आपकी कार चार्ज होती है। तो वो चीज़ का बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ध्यान रखना चाहिए कि वी बेल्ट हमेशा आपको चेक करना चाहिए कि कोई इशू या कोई दिक्कत तो नहीं है उसमें। तो भैया का कहना था कि अभी आपके जो ब्रेक पैड्स हैं वो 10,000-20,000 किलोमीटर और चल जाएंगे, तो हमने उन्हें चेंज नहीं करवाया। बाकी हमने डिस्क रूटर जो प्लेट होती है, प्लेट को हमने रीसर्फेस करने के लिए भेज दिया था, तो वो रीसर्फेस होके आ गई है। तो उससे क्या होगा, ग्रिप अच्छी बनी रहेगी और ब्रेकिंग में बहुत इफेक्ट होगा और ब्रेक्स भी थोड़े से अच्छे हो जाएंगे, इसलिए हमने वो चीज़ करवा ली थी। तो अभी आप जो स्टेप देख रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, और सभी पेट्रोल डीजल सारी कार वालों को ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि उनका कभी भी फ्यूल फिल्टर चेंज हुआ हो या कुछ भी मेजर चीज़ चेंज हुई हो या फ्यूल निकाल कर कुछ भी सफाई हुई हो, तो ये चीज़ ज़रूर करानी चाहिए कि फ्यूल लाइन से एयर ज़रूर निकलवा लेनी चाहिए। क्योंकि गलती से भी अगर आपके पिस्टन में या फ्यूल इंजेक्टर में गलती से भी एयर जाती है तो इंजन में बैक कंप्रेशन बनता है। बैक कंप्रेशन से कभी कभी पिस्टन ब्लॉक्स भी टूट जाते हैं, इंजन भी डैमेज हो जाता है। तो इस चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखना चाहिए कि आप जब भी गाड़ी को फर्स्ट स्टार्ट करो आफ्टर सर्विस, तो उसकी फ्यूल लाइन में से सारी की सारी जो एयर है वो निकल जानी चाहिए। तो हमारे लकी भैया वही कर रहे हैं कि फ्यूल लाइन में से सारी की सारी एयर बाहर निकाल रहे हैं, ताकि गाड़ी जब भी सेल्फ मारे तो बैक कंप्रेशन से हमारा इंजन डैमेज ना हो। तो ये स्टेप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और सभी को इस चीज़ पे ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर हो सकता है कोई मैकेनिक ये स्टेप मिस कर दे तो जहाँ आपका काम बहुत सस्ते में हो रहा होता है वहाँ आपका पूरा इंजन का ही काम खुल के बैठ जाए। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान रखा करो, क्योंकि गाड़ी रखना ही सब कुछ नहीं होता है, गाड़ी के बारे में नॉलेज होना भी बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए, क्योंकि गाड़ी बहुत ज़्यादा केयर मांगती है। तो वो चीज़ आपको समझना चाहिए और सारी चीज़ों को आपको पूछना चाहिए कि ये चीज़ क्यों हो रही है और ये चीज़ कैसे होती है।
तो अभी एक चीज़ हम खुद से ही करवा रहे हैं कि हम रेड के लिए मैश लगवा रहे हैं। हमारे काउल पैनल के नीचे जो जगह होती है वहाँ पे हम मैश लगवा रहे हैं ताकि कोई भी चूहा हमारी गाड़ी के अंदर जाके कुछ भी डैमेज ना कर पाए, क्योंकि हम बाहर का डैमेज देख कर ठीक कर सकते हैं, पर अगर कोई चूहा अंदर जाके कोई चीज़ डैमेज कर दे या वायरिंग खा ले तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा दिन ले लेती है पकड़ने में कि कहाँ फॉल्ट आया है, और पूरा डैशबोर्ड भी खुलता है, पूरी गाड़ी खोलनी पड़ती है हमें उसके लिए। तो हम उस चीज़ से बचने के लिए हम गाड़ी में अभी मैश लगा रहे हैं रेड के लिए, तो वो चीज़ प्रिवेंट हो जाएगी इससे बहुत हद तक। तो गाड़ी में सारी चीज़ें डन हो चुकी थी सर्विस से रिलेटेड, और सारी चीज़ें इंस्पेक्ट भी हो चुकी थी। बस एक काम जो बचा हुआ था वो था हमारा फ्लाईव्हील चेंज होने का, जो कि हमने ऑर्डर लगा दिया था और उसको आने में 15 डेज़ टू 20 डेज़ हमें बोला गया था कि लगेगा। तो गाड़ी में बाकी सारा काम मेजर सर्विस से रिलेटेड हो चुका था, बस एक फ्लाईव्हील का काम बचा हुआ था, वो उसके लिए हमने वेट किया। और हमारा रात को गाड़ी ना ले जाने के पीछे का जो मेन रीज़न है वो ये है कि गाड़ी में काम होते होते 8:39 हो चुका था, और अकाउंट सेक्शन होता है वो बंद हो जाता है 8 बजे। तो हम पेमेंट नहीं कर पाए, इसलिए हम गाड़ी वहीं छोड़कर नेक्स्ट डे मॉर्निंग जाकर गाड़ी लेकर आ गए। तो गाड़ी में कितने का बिल बना वो सारी चीज़ें मैं अटैच कर देता हूँ, आप पॉज करके सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा, पार्ट्स वगैरह का क्या प्राइसिंग है सारी चीज़ें। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आपकी गाड़ी भी 80, 90 या 1 लाख किलोमीटर चल चुकी है तो ये सारी चीज़ें आप भी चेक कराएं। तो अभी आप नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें देखेंगे कि फ्लाईव्हील का काम कैसे हुआ, और फ्लाईव्हील का काम होने के बाद गाड़ी की परफॉर्मेंस में क्या फ़र्क पड़ा, गाड़ी की परफॉर्मेंस और अच्छी हुई, इंजन वाइब्रेशन सारी चीज़ें ठीक हुई नहीं हुई, तो वो चीज़ आप देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। बाकी नेक्स्ट पार्ट के लिए आप वेट करना, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर कोई भी गाड़ी में वाइब्रेशन आ रहा है, किसी भी गाड़ी में, पेट्रोल डीजल किसी भी गाड़ी में अगर वाइब्रेशन आ रहा है तो हो सकता है उसका मेन रीज़न क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट ना हो, फ्लाईव्हील हो। तो वो वीडियो आप मिस मत करना, और उस वीडियो को मैं जल्दी ही डालूंगा, तो स्टे ट्यून्ड।